Okay friends, today we are going to see another problem of development of lateral surface. The statement is given as a square pyramid, side of base 30 mm and axis length 50 mm is kept on HP on its base. So it is a pyramid and it is resting on HP on its base, just like a standing position, with all sides of base equally inclined to VP. So let us see first understood the concept. So यहाँ जो बोला गया है वो क्या है कि अगर मैं ये ऐसे लाइन बनाता हूँ, so this is called as horizontal plane HP line. अगर मैं ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू बना रहा हूँ, इसी लाइन को हम VP बोलेंगे अगर मैं इसका टॉप व्यू बना रहा हूँ. So logically there is only one line itself is a HP. If we are talking about a front view, if we are drawing a front view, then this axis is called as HP and this axis itself is a VP अगर मैं उसको टॉप व्यू बना रहा हूँ. अब इन्होंने कहा है कि VP को सारे साइड्स इंक्लाइन है. अगर मैं ये टॉप व्यू से स्क्वायर पिरामिड देखता हूँ, या तो ये ऐसे दिखेगा. अब इस केस में क्या होगा, ये दो साइड्स पैरेलल टू वीपी है और ये दो साइड परपेंडिकुलर टू वीपी है. सो अगर एक्सिस में मैं ये ऐसे बनाता हूँ स्क्वायर, सो अब होगा क्या, अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करता हूँ तो ये 45 डिग्री आ जाएगा. इस साइड को एक्सटेंड किया तो ये भी इंक्लूडेड एंगल 45 आ जाएगा. इससे अगर एक्सटेंड किया तो ये भी 45 डिग्री आ जाएगा. इसे एक्सटेंड किया तो दिस इज आल्सो 45 डिग्री इंक्लिनेशन. सो इन शॉर्ट सारे साइड्स कहीं ना कहीं ये इस एक्सिस को 45 डिग्री इंक्लाइन है. सो इस पोजीशन को बोला जाता है इक्वली इंक्लाइन टू वीपी और इस पोजीशन को बोला जाता है टू साइड्स पैरेलल टू वीपी या फिर टू साइड्स परपेंडिकुलर टू वीपी. सो अभी जो हमें स्टेटमेंट मिला है, हमें इस तरह का टॉप व्यू बनाना है स्क्वायर पिरामिड के लिए. तो इसके लिए हम पहले फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ड्रॉ कर लेते हैं, बाद में उसका डेवलपमेंट करेंगे. सो एक एक्सिस बना लेते हैं. यहाँ पे एक एक्सिस बना लिया. अब यही एक्सिस VP है अगर मैं टॉप व्यू बनाता हूँ और यही एक्सिस HP है अगर मैं फ्रंट व्यू बनाता हूँ. अब मुझे चाहिए इस तरह का स्क्वायर. अब सबसे आसान कब होगा, जब मुझे ऐसे बनाना है तो मैं ओरिजिनल साइज़ का, बेस साइज़ कितना है 30 mm, इस साइज़ का रेगुलर स्क्वायर बना लूँ ऐसे वाला. सो मैं पहले ये किसी भी कॉर्नर में, किसी भी साइड में ओरिजिनल साइज़ का 30 बाय 30 का एक रेगुलर स्क्वायर बना लेता हूँ. सो यहाँ से मैं एक 30 mm बेस, हाइट वाइज 30 mm, यहाँ से भी हाइट 30 mm, 10 20 30, और ये 30 30 ज्वाइन कर लूँगा तो ये भी 30 mm. सो मैंने क्या किया, रेगुलर एक स्क्वायर बना दिया. अब इस स्क्वायर के मैं डायगोनल ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये हो जाएंगे स्लाइंट एजेस ऑफ दैट पिरामिड. और इसी पोजीशन में सेकंड एज यूज़ करूँगा तो इधर साइड के डायगोनल ज्वाइन हो जाएंगे. तो अगर मैं रफली नाम देता हूँ तो बेस को A B C D, अपेक्स पॉइंट P और एक्सिस अपेक्स से जाने वाला बॉटम एंड है Q. अब मुझे ये यहाँ पे ड्रॉ करना है, लेकिन ये ड्रॉ कैसे करना है, ये ऐसे ऑल साइड्स इक्वली इंक्लाइन टू VP. तो वो कैसे बनाना है, तो मैंने जो एक्सिस बना लिया है, सो यहाँ से हम पहले तो 10 mm नीचे डिस्टेंस ले लेंगे, 10 mm A यहाँ पे, और एक वर्टिकल लाइन बना दिया. अब ये वर्टिकल लाइन कितना होना चाहिए, जितना ये डायगोनल है. सपोज़ मैं AC इतना डायगोनल लेता हूँ तो AC यहाँ पे उतना डायगोनल ले लिया.
ये नाम सिर्फ हमने आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है। सो एक्स्ट्रा डायगोनल कट कर दिया, मतलब अब मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक एक डायगोनल आ गया। दूसरा डायगोनल एग्जैक्ट 90 डिग्री में ड्रॉ होने वाला है। तो मुझे इस डायगोनल का सेंटर पॉइंट चाहिए, तो मैं यहाँ से सेंटर भी गिन रहा हूँ और सेंटर पॉइंट भी मार्क कर रहा हूँ। तो यहाँ सेंटर पॉइंट मिल गया ये। अब ये वाला डायगोनल जो AC ड्रॉ किया था BD, उसको एग्जैक्ट 90 डिग्री है। तो ये वर्टिकल स्केल से ड्रॉ किया था, अब उसको 90 डिग्री में हॉरिजॉन्टल स्केल से इस सेंटर से मैं एक और डायगोनल बनाता हूँ। अब इस डायगोनल को भी मुझे मार्क करना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंटर से D और सेंटर से B सेम डिस्टेंस होगा, तो इस सेंटर पे रख के D और B मार्क कर लेता हूँ। तो ये हो गए मेरे दो डायगोनल्स। अब डायगोनल पहले मैंने वर्टिकल बना लिया, फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट किया, फिर हॉरिजॉन्टल डायगोनल बनाया और उसका डिस्टेंस मेजर कर लिया। अब ये चारों कॉर्नर्स मुझे मिल गए। अब इनको अगर मैं ज्वाइंट करता हूँ तो जो मुझे रिक्वायर्ड स्क्वायर है वो मिल जाएगा। सो ये वाला एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड, तीसरा, ये वाला चौथा साइड। ये है सबसे आसान तरीका। आप यहाँ पर एंगल गिनकर भी ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्टली, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है, हर पॉइंट पे आपको करेक्टली एंगल गिनना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है कि रेगुलर पहले बना लो और इसके डायगोनल मार्क करके फिर इसको ज्वाइन करो, तो जो हमें चाहिए वो। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि ये 45 डिग्री इंक्लाइन होता है, तो यहाँ जाके चेक करते, ये अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया तो ये 45 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए। सो दिस इज़ 45। अब अगर मैं इस साइड को एक्सटेंड करता हूँ तो दिस आल्सो 45 डिग्री इंक्लिनेशन। सो यहाँ पे इसे एक्सटेंड करके देखते। सो ये एक्सटेंड किया तो यहाँ आ जाएगा। ये भी 45 है कि नहीं चेक करते, तो यहाँ से चेक कर रहे। सो दिस इज़ आल्सो 45 डिग्री, 40 एंड 45। वैसे ये साइड इसको पैरेलल है तो ये भी आगे जाके 45 होगा, ये साइड इसको पैरेलल है तो ये भी आगे जाके 45 होगा। तो इसका मतलब है जो हमारी कंडीशन है कि ऑल साइड्स ऑफ पिरामिड्स आर इक्वली इंक्लाइन टू VP, तो VP को ये सारे साइड्स इक्वली इंक्लाइन हो रहे। अब इसको नंबर दे रहे, ये नंबर सब हमने रैंडमली दिया था, अभी हम क्या कर रहे, यहाँ नंबर दे रहे। सपोज दिस इज़ ABCD और यहाँ पे अपेक्स पॉइंट है P और अपेक्स से जाने वाला एक्सिस का बॉटम एंड है Q। अब ये सारे पॉइंट्स हम HP में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। रिमेंबर, इसी लाइन को HP बोलते हैं जब हम फ्रंट व्यू की बात कर रहे हैं। सो हॉरिजॉन्टल लाइन को लॉक कर लिया। अब A पॉइंट एक्सिस तक लेके जा रहे कंस्ट्रक्शन में। B और D के लिए एक ही कॉमन लाइन आ जाएगी, C पॉइंट। और अगर एक्सिस ड्रॉ करने जाऊँ तो वो भी एक ही कॉमन लाइन पे आ रहा है। अब नंबरिंग दे रहा हूँ, सपोज दिस इज़ A। अब यहाँ दो A हो रहे तो इसको A डैश बोलता हूँ, B डैश और D डैश एक ही पॉइंट पे आ रहा है एंड दिस इज़ C डैश। और एक्सिस का Q पॉइंट यहाँ नीचे आ रहा है। सो ये हो गया बेस। रेस्टिंग ऑन HP। अब एक्सिस बनाना है, एक्सिस दिया है हमें 50 mm लेंथ का, तो हम यहाँ से एक्सिस लाइन बनाते हैं। 50 mm लेंथ, सपोज मैं 70 से काउंट कर रहा हूँ, 10 20 30 40 50 यहाँ तक आ गया। अब ये एक्सिस लाइन है, सो ये एक्सिस बना लेते हैं। सो यहाँ मिल गया हमें P पॉइंट। अब अपेक्स P टू ऑल कॉर्नर ज्वाइंट होते हैं तो P टू C ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया एक स्लैंट आए एज।
P2A ज्वाइन कर लेंगे, ये हो गया दूसरा स्लैंट एज। और P2B ये तीसरा स्लैंट एज और P2D ये चौथा। लेकिन P2D ये डॉटेड में बनेगा और उसी पे ओवरलैप हो जाएगा P2B, तो यहाँ पे एक ही डार्क लाइन आ गई। अब इसमें से A2P, B2P, C2P और D2P ये सारे स्लैंट एजेस है, लेकिन वही ट्रू लेंथ होगा जो यहाँ पे हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल क्या है? P2C हॉरिजेंटल है, तो ये वाला ट्रू लेंथ होगा। P2A भी हॉरिजेंटल है, तो ये वाला ट्रू लेंथ होगा। बाकी के दो हॉरिजेंटल नहीं है टॉप व्यू में, तो फ्रंट व्यू में वो अपेरेंट लेंथ हो गए, मतलब छोटे लेंथ के आ गए, श्रिंक हो गया। सो अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रू लेंथ जो है वो मार्क कर लेंगे। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि ट्रू लेंथ बाय डिफ़ॉल्ट ये एक हॉरिजेंटल स्लैंट आ गया, तो ये ट्रू लेंथ है, ये भी ट्रू लेंथ है। किसी एक ट्रू लेंथ को मार्क करते, सपोज इसी ट्रू लेंथ को हम मार्क कर रहे, तो यहाँ से पैरेलल ये बना दिया एंड वी आर सेइंग दिस इज ट्रू लेंथ, TL ट्रू लेंथ। सो अब आप चाहे तो यहाँ पे आप इसको डेवलप कर सकते हो, मतलब इसी ट्रू लेंथ के अगेंस्ट डेवलप कर सकते हो, लेकिन हो सकता है वो डेवलपमेंट का कुछ पार्ट ऊपर चला जाए। तो या तो आप यहाँ से डेवलप करना शुरू करो, या फिर आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से ये ट्रू लेंथ कहीं और फिर से बनाओ। तो जैसे अब इस पेज के लिमिट की वजह से मैं इसको साइड में बनाता हूँ, तो सपोज़ यहाँ मैं फिर से इंक्लाइन लाइन बना रहा हूँ। अब ये एग्जैक्ट पैरेलल है, लेकिन डिस्टेंस लेंथ भी उतना ही होना चाहिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रू लेंथ है, इतना ही ट्रू लेंथ यहाँ पर भी मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रू लेंथ एक्स्ट्रा इरेज कर दिया। सो दिस इज पॉइंट P। Okay, now we know, suppose I am cutting this pyramid from this edge. Imagine, suppose I am cutting from this edge, so A point will be here, and if I am unwound, so D is at topmost, this A become here, C is here, उसके बाद B आ जाएगा और फिर A आ जाएगा। तो नंबरिंग कैसे होगी? A D C B A। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा स्ट्रेट लाइन में, तो नंबरिंग वैसे आने वाली है। लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो A to D 30 mm है, D to C 30 mm है, C to B 30 mm है, B to A 30 mm है, मतलब सारे बेस के साइड्स 30 mm है। और इन एक्चुअल पिरामिड का अगर एक्चुअल देखोगे तो C to P जितना स्लैंट हाइट होगा उतना ही D to P भी होगा ओरिजिनल में। फ्रंट व्यू में ये श्रिंक आ रहा है, लेकिन एक्चुअल पिरामिड में अगर गिनोगे तो ये भी उतना ही ट्रू लेंथ हो गए सारे स्लैंट हाइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सारे बेस मार्क करने वाले। तो बेस डिस्टेंस कितना है? सपोज ये A2 इतना 30 mm ले लिया, तो ये हो गया फर्स्ट आर्क बना रहे हम बेस के लिए। अब ये अगर A पॉइंट है, तो A से B मार्क कर रहे हम, सॉरी A से D मार्क कर रहे, सो D के लिए 30 mm का आर्क। अब P से D का डिस्टेंस ट्रू लेंथ जितना होगा, सो ये ट्रू लेंथ ले लिया और इसी आर्क को कट कर दिया, तो यहाँ आ गया हमारा D पॉइंट। फिर से बताता हूँ ये नंबरिंग कैसे करते हैं। D पॉइंट टॉप पर है, सो यहाँ मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन बना दी, D पॉइंट टॉप पर है। अब अगर मैं A से कट करता हूँ तो ये वाला पोर्शन ऐसे सीधा हो जाएगा स्ट्रेट, तो D के पहले आ जाएगा A, सो यहाँ आ गया A पॉइंट। अब इधर से कट होने के बाद मैं इसको अनवाउंड करके ऐसे स्ट्रेट खींच रहा हूँ, तो D के बाद आ जाएगा C, C के बाद फिर B आ जाएगा यहाँ से, B के बाद अगेन A, क्योंकि A से कट किया तो A का एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर आया। तो हमारे नंबरिंग कैसे आ रहे? A D C B A। तो हमने A से अभी D मार्क कर लिया, सो ये पॉइंट मिल गया। सो बेस A
डी ज्वाइन कर लेते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन भी करेंगे क्योंकि अभी तक हमने कट सेक्शन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सो डी टू पी, ये स्लैंट हाइट ट्रू लेंथ जितना ही होगा, तो इसे भी मार्क कर लिया। एक्स्ट्रा जो आर्क बनाया था वो उतना एक्स्ट्रा की ज़रूरत नहीं, तो हम एक्स्ट्रा आर्क को थोड़ा छोटा कर देंगे। अब डी मिल गया, डी के बाद सी, तो डी से सी का डिस्टेंस उतना ही होगा 30 mm। सो डी से मैं सी के लिए पहले एक आर्क बना लेता हूँ, लाइटली बड़ा सा आर्क बना लो। अब ट्रू लेंथ पी टू ए जो ट्रू लेंथ था, वैसे ही अभी सी टू पी भी ट्रू लेंथ ही होगा, तो पी पे रख के सी वाले आर्क को कट किया, यहाँ मिल गया इंटरसेक्शन। दिस इज़ पॉइंट सी। सो अब एक्स्ट्रा जो आर्क है उसे इरेज कर दिया, थोड़ा सा ही इंटरसेक्शन रखेंगे, बाकी का इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे डी टू सी ज्वाइन करता हूँ, तो ये बेस का दूसरा साइड हो गया, 30 mm साइड। सो ये और एक बेस का साइड। अब सी टू पी, ये भी ओरिजिनल स्लैंट हाइट जितना ही होगा, ट्रू लेंथ, ये भी ट्रू लेंथ आ गया। अब सी के बाद बी, सो सी बी सेम डिस्टेंस होगा 30 mm बेस साइज। सो सी से बी के लिए एक आर्क बनाते हैं। पहला आर्क थोड़ा बड़ा, क्योंकि हमें पता नहीं कहाँ इंटरसेक्ट करने वाला है। अब ट्रू लेंथ लेंगे, आप चाहे तो यहाँ से ट्रू लेंथ लो या फिर ये वाला ट्रू लेंथ लो, और पी पे रख के बी के लिए कट करेंगे, तो यहाँ कट हो गया। सो दिस इज़ आवर बी पॉइंट। अब जो एक्स्ट्रा आर्क बनाए थे उसको थोड़ा सा रखेंगे ताकि इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाए, और बाकी का इरेज कर देंगे। तो थोड़ा सा ये आर्क पोर्शन रखा है। अब सी टू बी ज्वाइन करेंगे, सी टू बी, ये एक बेस साइड हो गया, और बी टू पी, अब बी के बाद फिर से ए आ रहा है, क्योंकि ए से अगर हमने कट किया है तो 2 बार ए आने वाला है। सो बी टू ए उतना ही डिस्टेंस होगा 30 mm। सो अब ए के लिए फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, बी से एक आर्क बनाते हैं, ये ए वाला आर्क है। अब ट्रू लेंथ लेंगे, पी से ए जो ट्रू लेंथ था उतना ही ट्रू लेंथ अब इधर भी मार्क करेंगे। सो दिस इज़ ए। अब 2 बार ए हो रहे तो इसको ए डैश बोल देते हैं। एक्स्ट्रा आर्क इरेज कर देंगे, और अब बी और ए डैश को ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हो गया बेस साइड, और ए डैश और पी को अगर ज्वाइन करता हूँ तो ये हो गया ट्रू स्लैंट हाइट। अब ये स्क्वायर पिरामिड था, तो पिरामिड के साइड सरफेस ट्रायंगल होंगे, स्क्वायर है तो 4 सरफेस आ गए, करेक्ट। अब हम आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। सो दिस इज रेगुलर डेवलपमेंट। अब मैं ये नंबरिंग इरेज कर देता हूँ। सो ये रेगुलर डेवलपमेंट हो गया है, हमें करना है कट सेक्शन का, इसलिए हमने रेगुलर बनाते समय क्या किया है, लाइट बनाए कंस्ट्रक्शन में। अब आगे की कंडीशन अप्लाई करते हैं। इट इज़ कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। सो एक तो होता है हॉरिजेंटल प्लेन, दूसरा होता है एग्जैक्ट वर्टिकल, और एग्जैक्ट हॉरिजेंटल और वर्टिकल के बीच में कोई भी एंगल पे अगर प्लेन है तो इट इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। सो इट इज़ कट बाय एन ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन एट 45 डिग्री इंक्लिनेशन टू एच पी। अब एच पी बोला तो यही हॉरिजेंटल लाइन है, सो इसी को 45 डिग्री इंक्लाइन रहेगा, एंड बाइसेक्टिंग द एक्सिस, तो एक्सिस जो है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। एक्सिस लेंथ हमें मिला था 50 mm जो गिवन है स्टेटमेंट में। तो अब हम क्या करेंगे, एक्सिस का सेंटर पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। सो अगर मैं 20 से काउंट करता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, तो अब यहाँ से सेंटर पॉइंट ऑफ 25 पे आएगा, 10, 20, 25। अब ये पॉइंट हो गया एक्सिस का बाइसेक्शन पॉइंट। अब यहाँ से मैं हॉरिजेंटल लाइन बनाता हूँ ताकि मैं एंगल गिन सकूँ, क्योंकि एंगल 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी बोला है। अब मैं यहाँ से भी 45 लिया तब भी उतना ही इंक्लिनेशन बनेगा, यहाँ से भी लिया तब भी उतना ही। सो इसलिए मैंने हॉरिजेंटल लाइन यहाँ बना ली। अब यहाँ पे मैं 45 डिग्री इंक्लाइन कर रहा हूँ। सो 45 डिग्री यहाँ आ गया।
अब इस 45 डिग्री वाले पॉइंट को मैं जॉइंट करता हूँ मिड पॉइंट के साथ, और यहाँ पे बनाऊंगा अभी कट सेक्शन लाइन। कट सेक्शन लाइन सेंटर लाइन जैसा ही होता है, सिर्फ आखिरी के दो स्लॉट जो है वो डार्क बन जाते हैं, सो उसे बोलते हैं कट सेक्शन। सो सेंटर लाइन जैसा ही है, सिर्फ आखिरी का ये जो लाइन सेगमेंट है डार्क है। दिस इज ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन। कितना डिग्री इंक्लाइन बोला है? 45 डिग्री इंक्लाइन, और एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे, सो 25 पे। अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये ए पी वाला स्लैंट हाइट ट्रू स्लैंट हाइट था, क्योंकि ए पी यहाँ हॉरिजॉन्टल आ रहा है। सो ये ऑक्सिलरी प्लेन यहाँ कट कर रहा है, सो दिस इज P1 पॉइंट ए पी पे मिल गया। ये भी ट्रू लेंथ है PC, क्योंकि ये PC यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है। ये कहाँ कट हो रहा है? यहाँ पर। सो दिस इज P3। सो A के लिए 1 है, B के लिए 2, C के लिए 3 और D के लिए 4। सो P1 P3 मिल गया। अब B पॉइंट, सो B वाली लाइन ये है, यहाँ पे मिल रहा है P2, और यहीं पे मिल जाएगा P4 जो D वाली लाइन को कट कर रहा है। सो सेम पॉइंट। लेकिन इशू क्या है कि ये तो ट्रू लेंथ है, ये भी ट्रू लेंथ है, लेकिन ये वाला ट्रू लेंथ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले ट्रू लेंथ मार्क कर लेते। ये ट्रू लेंथ है, तो A से P1 डिस्टेंस ले लिया, और A से P के तरफ जाने वाली लाइन पे P1 मार्क कर लिया, तो A से यहाँ आ गया P1। सो दिस इज द पॉइंट P1। अब यहाँ दो A, तो इस A से भी हमने मार्क कर लिया P1, क्योंकि कट किया था हमने A से, तो यहाँ पे P1 आ गया। अब ये भी ट्रू लेंथ है P3 के लिए, सो CP वाले लाइन पे हमें P3 मिल रहा है, तो C से P का डिस्टेंस ले लिया, P3 का इतना आ रहा है। CP वाली लाइन ये है, तो यहाँ से मार्क कर देते। सो ये हो गया P3, ये इंटरसेक्शन पॉइंट P3। अब P4 का इशू क्या है कि यहाँ से यहाँ P4 मिल रहा है, यहाँ से यहाँ P2 मिल रहा है, लेकिन ये लेंथ ट्रू लेंथ नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले शिफ्ट करना पड़ेगा ट्रू लेंथ तक। तो यहाँ से हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं ट्रू लेंथ पे, तो यहाँ आ गया, दिस इज़ अवर P2, शिफ्टेड P2। मैं यहाँ नाम नहीं लिखता हूँ, लेकिन दिस इज़ अवर शिफ्टेड P2। सो P2 ये अपेरेंट लेंथ है, इसको शिफ्ट किया, यहाँ तक आ गया। अब मैं P2 डिस्टेंस ले रहा हूँ, ट्रू लेंथ P2 इतने पे आएगा, लेकिन P2 कहाँ पे मार्क होने वाला है? BP लाइन पे। सो B से P वाली लाइन पे ट्रू लेंथ P2 यहाँ आ गया, सो दिस इज P2। अब P4 मार्क करना, P4 है DP वाले लाइन पे, स्लाइंट हाइट पे, लेकिन ये भी अपेरेंट है, तो मैंने इसको भी हॉरिजॉन्टली शिफ्ट किया, ट्रू लेंथ यहीं पे आ रहा है। अब मैं P4 का डिस्टेंस ले रहा हूँ ट्रू लेंथ पे, इतना आ गया। अब D से P वाली लाइन पे ट्रू लेंथ P4 मार्क कर रहा हूँ, सो दिस इज P4। सो हमने किया क्या है, जो ट्रू लेंथ है वो तो हमने डायरेक्टली यहाँ मार्क कर लिया, क्योंकि ये सारे ट्रू लेंथ है डेवलपमेंट में, ये सारे एग्जैक्ट उतने ही लेंथ के आगे। यहाँ पे जो है ये अपेरेंट लेंथ है, तो अगर मैं P2 मार्क करने जाता हूँ, इतना डिस्टेंस लेता हूँ, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो ट्रू लेंथ नहीं है और मैं ट्रू लेंथ पे मार्क कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, इस P2 को पहले ट्रू लेंथ पे शिफ्ट कर दिया। अब ट्रू लेंथ मुझे पता चल गया कि P2 का इतना है, उतना डिस्टेंस लेके B से P वाली लाइन पे P2 मार्क कर लिया। वैसे ही P4 के लिए भी D से P वाली लाइन पे P4 है, इसे भी मैंने ट्रू लेंथ पे शिफ्ट किया, P4 का डिस्टेंस लिया ट्रू लेंथ वाला और मार्क कर दिया। अब मुझे करना क्या है, ये सारे पॉइंट ज्वाइन करने हैं। अब ये पिरामिड है, तो मैं इन सारे पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करूँगा। अगर ये कोन होता तो कर्विकल पार्ट मुझे ड्रॉ करना होता, स्मूथ कर्व।
अब ये पिरामिड है तो ये सारे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगा। तो P1 P2, P2 से P3, P3 टू P4, P4 से अगेन P1। सो इतना पोर्शन हमारे पास बच गया। अब नीचे के जो लाइंस थे उसे भी डार्क कर लेते। अब ये वाला आउटलाइन, ये इधर का आउटलाइन, ये नीचे वाला स्लाइड हाइट इतना बच गया है, ये भी डार्क हो जाएगा। क्योंकि कट सेक्शन के बाद ऊपर वाला पार्ट हमें रिमूव करना पड़ता है और जो नीचे वाला पार्ट है उसका हम डेवलपमेंट करते हैं। तो ये स्लाइड हाइट डायरेक्ट डार्क आ गई, ये निकाल दिया नीचे वाला पोर्शन। ये अब बेस के जो लाइन बचे है उसे भी डार्क करते। तो ये बेस की साइड CD, सेकेंड बेस की साइड CB एंड लास्ट A-B। तो अगर हम इस स्क्वायर पिरामिड को ऑक्सिलरी प्लेन से कट करते और जो नीचे बच गया उसे डेवलप करते तो ये वाला हमारा डेवलपमेंट पार्ट रहेगा। ऊपर वाला पार्ट हमने रिमूव किया है इसलिए ऊपर वाले लाइन में हमने अभी तक कंस्ट्रक्शन ही रखा है। सो दिस इज आवर lateral surface development of required statement. So this is development of lateral surface. कब? जब एज पर दिस कंडीशन हमने 45 डिग्री टू HP और बाइसेक्टिंग एक्सिस के हिसाब से ऑक्सिलरी प्लेन कट किया। सो दिस इज़ डेवलपमेंट प्रॉब्लम। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। सिर्फ एक ही चीज़ याद रखिए कि सबसे आसान होगा अगर आपको ऐसे बनाना है तो रेगुलर स्क्वायर बना लीजिए पहले और फिर उसको प्रोजेक्ट कर दो। और ये जो रेगुलर स्क्वायर आपने बनाया है इसे आपके आंसर में कहीं ना कहीं होना चाहिए कि ये आपने इधर शिफ्ट किया है। नंबरिंग की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये समझाने के लिए मैंने नंबर्स दिए थे, लेकिन आप ऐसे रेगुलर्स बना के डायगोनल मार्क करो और पॉइंट्स ज्वाइन कर लो। सो होपफुली इट इज़ easy to understand. Thank you.